हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना लास्ट वीडियो जो मैंने रेट ऑफ मीज़र आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। एक्चुअली रेट ऑफ मीज़र का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं होता है कुछ, क्योंकि उसका सिर्फ थ्योरी नॉलेज होता है, कोई फॉर्मूला अदर नहीं लगता है उसको। करेक्ट, वो मैंने अपने लास्ट इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को कि उसका वर्डिंग सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। रेट ऑफ मीजर का पूरा वर्ड प्रॉब्लम होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। एंड दिस इज द इशू इन दैट कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे, वो ये नहीं बोलेगा कि फाइंड आउट दिस एंड फाइंड आउट दिस। उसका वर्ड प्रॉब्लम है यू डिकोड द वर्ड्स। करेक्ट, कि ये वर्ड बोल रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, क्या लेना चाहिए। सो यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया था उस वाले लेक्चर्स, अपने लास्ट लेक्चर्स को, कि आपको किस वर्ड्स को कैसे समझना है, कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे मैंने वो पूरा क्लियर किया था। एंड आज मैं इसका क्वेश्चनिंग आपको कराने वाली हूँ कि उसका क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। फिर इसमें मैंने समझाया जैसे कि अगर इंक्रीज इन द वॉल्यूम है तो उसका मतलब ये होता है। तो आज उसको यूज़ करेंगे इन द क्वेश्चन। एंड जो क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ वो पर्टिकुलर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, जो ऑलरेडी आए हुए कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है, मिक्स कॉम्पिटिशन में। ओके, इसलिए पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटिशन का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वो मिक्स कंपटीशन में कोई इसमें आया है, कोई इसमें आया है, कोई इसमें, बट सारे के सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। एंड इट्स वेरी इजी अगर वो आपको डिकोड करना आ गया। समझो लास्ट वीडियोज आपने देखा और वो डिकोड करना आपको समझ में आया, वो इधर मैं अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। एंड देन इट्स वेरी इजी। फॉर्मूले आपको यूज होंगे 10th वाले, क्योंकि सरफेस एरिया की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। हमको हर फिगर का सरफेस एरिया वॉल्यूम आपके जो 10th में था चैप्टर एक सरफेस एरिया वॉल्यूम करके, वहाँ से आपको पूरा फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी हम इधर अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ काम लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैं आपको इधर लेने वाली हूँ बच्चों, इसने बोला है, मैं एक क्वेश्चन आपको रीड कर दूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑन द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक कर्व दिया है y इज इक्वल टू 6x क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू 6y is equal to x cube plus 2। ठीक है। उसने बोला द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। अब यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर वो चेंजिंग वर्ड यूज़ करे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज़ करे तो उसका क्या मीनिंग होता है। अगर कुछ नए बच्चे मेरा ये वीडियो पहले देख रहे हैं प्लीज़ वो पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे समझ में आने वाला है कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो मैं यहाँ डायरेक्टली अप्लाई करूँगी बच्चों। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहा है, वो वाला वीडियो मेरा नहीं देखा, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें सो दैट आपको ये अंडरस्टैंड हो। उन्होंने बोला है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी टी। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि चेंजिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू t। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज इज x कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स कि 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, नॉट की 8x। कई बार बच्चे इसको 8x भी लिखते हैं। x कोऑर्डिनेट नहीं बोला, उसने वर्ड यूज किए एज फास्ट एज x। दैट मीन्स कि x भी चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो क्या यूज करना है आपको, dx बाई डी टी। तो ये कंडीशन आपको दिया है और एक्स वाई आपको निकालना है। अब इसमें एक चीज समझो, हमने पूरा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया, जिस वर्ड का जो मीनिंग था वो लिखा है। अभी अगर मुझे dy बाई डी टी का कुछ कंडीशन दिया है तो दैट मीन्स कि आपको dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, तभी तो ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। करेक्ट। तो dy बाई डी टी कहाँ से आएगा, आपको जो कर्व का इक्वेशन दिया आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो ये आ जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी क्यूब, और 2 का 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी तक जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, यही इसमें अलग है कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं वहाँ पे बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। दैट मीन्स वाई को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसीलिए एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर ओनली होता है। बट आप देखते हो ना कहीं कहीं कि जब हम वाई का लिखते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बट वाई को कर रहे हैं, किसी अदर फंक्शन को कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हम लोग वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि चेंजिंग जो वर्ड है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू टी। यही एक्सप्लेन किया मैंने अपने लास्ट वीडियो को। तो अभी अगर मुझे टी के रेस्पेक्ट में करना है तो मेरे लिए ऐसे ही वाई ऐसे ही एक्स, क्योंकि रेस्पेक्ट मुझे टी का लेना है। वाई को भी मैं डी वाई बाई डी टी करूंगी और जहाँ जहाँ एक्स का डिफरेंशिएट करूंगी वहाँ पे भी मैं डी एक्स बाई डी टी करने वाली हूँ। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये मैंने आपको, ये हो गया, आपको समझ में आया, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। देन अभी ये डिफरेंशिएशन मैं इधर, ये जो गिवन कंडीशन था मैं इधर यूज करूंगी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 6 इंटू
8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, जो कि ये टर्म्स मेरा कैंसिल हो जाएगा। देन मेरे पास बचेगा 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x का वैल्यू आपको आ गया प्लस माइनस 4। अब ये वैल्यू आप अपने डायरेक्टली कर्व में डालेंगे। एक बार मैंने प्लस 4 डाला यहाँ पे एंड एक बार मैं माइनस 4 डालने वाली हूँ। सो मेरा ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब इज वोट 64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू 66, y इज इक्वल टू 11। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज 4,11 एंड जब मैं -4 डालने वाली हूँ बच्चों, क्योंकि -4 भी आंसर आया है, x का वैल्यू आया, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से होता है नेगेटिव वैल्यू है तो इग्नोर करो, बट उसका एक रीज़न होता है। सो यहाँ पे बच्चों अपने पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं वो x का नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करूँ। सो मुझे दोनों वैल्यूज देना है, क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट करना है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना। सो यहाँ पे मुझे माइनस भी लेना है। सो x इज इक्वल टू -4 अगर मैंने लिया एंड देन पुट, तो ये हो जाएगा -4 क्यूब प्लस 2। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सो दिस इज 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, 6y इज इक्वल टू -62 एंड y इज इक्वल टू -62 अपॉन 11 एंड y इज इक्वल टू -31/3। सो पॉइंट इज -4 -31/3। तो ये कॉम्पिटिटिव में आया हुआ क्वेश्चन था। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ इसमें ऑप्शन जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने क्वेश्चन डिस्कस करूँगी सब कॉम्पिटिटिव आए हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ के ऑप्शन दिए हैं वो एक ही इसका ऑप्शन था उन्होंने जो दिया है, दोनों आंसर्स के ऑप्शन नहीं दिए हैं। सो ऑप्शन इज 4,11, -4,11, 4,-11 एंड -4,-11। सो अपना आंसर इज 4,11। तो इसके हिसाब से ऑप्शन एक करेक्ट होना चाहिए। लेट मी चेक कि ऑप्शन ए आपको करेक्ट है या नहीं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो उन्होंने सिर्फ यही ऑप्शन मिलता, बट समझो बाई चांस आपको ये आंसर ऑप्शन में दिया होता तो सो आपको दोनों आंसर्स निकालने हैं। ओके मतलब पता होना चाहिए कि दोनों आंसर्स कैसे, कहाँ से क्या आंसर्स निकल रहा है। सो जो आपके ऑप्शन में मैच करेगा वो आप उसको टिक कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये बात करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका वॉल्यूम, क्या लिखा था उन्होंने, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे मैंने फिर से मैं रिपीट करूँगी ये चीज़ को कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया है कि इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, चेंज हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टी आप उसको चेंज करते हैं। ओके तो यहाँ पे उसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, मतलब उन्होंने दिया है आपको वॉल्यूम में चेंज मतलब dV/dt। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो हम लिखते जाएंगे। उसने दिया है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये आपको दिया है dV/dt। द लेंथ ऑफ द एज इज 12, तो उसका L दिया है 12 सेंटीमीटर। क्यूब है तो सब साइड सेम होता है तो इसलिए एज का दिया है। देन द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, सरफेस एरिया में इंक्रीजेस कितना होगा, मतलब उसने क्या पूछा है ds/dt पूछा है, चेंज इन सरफेस पूछा है। ओके सो और नीचे उसने उसके कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो क्वेश्चन के साथ मैं मेंशन कर दूंगी ऑन द स्क्रीन। सो अब इसमें करना क्या है, देखो बच्चों हमको किसके बारे में बात हो रही है, क्यूब के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ भी मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हमको क्वेश्चन कैसे समझना है, किस फिगर के बारे में बात हो रही है वो लिखो, उसके किस चीज़ के बारे में, समझो यहाँ वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है, मतलब आपको क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों पता होने चाहिए, उनका फॉर्मूला, क्योंकि वो यूज़ होंगे। तो अगर मुझे वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम दिया है dV/dt, मतलब आपको वॉल्यूम यूज़ करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तभी तो मुझे dV/dt वाला टर्म मिलने वाला है जिसको मैं यूज़ करूँगी। करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है
साइड क्यूब होता है। साइड को मैंने यहाँ पे एल लिया है तो आप इधर एल क्यूब लिख लो। सो v इज इक्वल टू एल क्यूब। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3l स्क्वायर इंटू इट्स डी एल बाई डी टी। डी वी बाई डी टी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, मतलब 8 इज इक्वल टू 3l स्क्वायर इंटू डी एल बाई डी टी। एल का वैल्यू भी आपको दिया है 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर इज 144 लिख दूँ डायरेक्टली। और यहाँ से सॉल्व करके मैं अपना डी एल बाई डी टी का वैल्यू निकाल सकती हूँ 8/3 इंटू 144। इसको कट अप कर लो। 1/54, ये आपका डी एल बाई डी टी का वैल्यू आ गया है। अभी उसने आपको क्या पूछा है, डी एस बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6l स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर है ना, तो 2l इंटू डी एल बाई डी टी। ये डी एल बाई डी टी का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया था इन्होंने। एक ही क्वेश्चन में दो फॉर्मूले दोनों यूज करा रहे हैं। एक का इन्फॉर्मेशन दिया सो दैट वहाँ से जो अननोन है वो निकल जाए, एंड देन आप यहाँ पे इसको आके यूज़ कर सकते हो। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू एल इज 12 इंटू डी एल बाई डी टी इज 1/54। तो हमारा ये आ गया बच्चों, डी एस बाई डी टी इज 8/3। ये आपका सरफेस एरिया में चेंज आ गया है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। करेक्ट यूनिट भी तो लगा दो। ये आ गया आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ये सी ऑप्शन को जा रहा है। सो लेट मी चेक कि ये करेक्ट आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर ये इस बुक में दिया बच्चों 64, सी इज द करेक्ट आंसर। सो डी एस बाई डी टी इज 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। सो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे क्वेश्चंस रीड करते गए वैसे आप डेटा लिखते जाओ। जिस जिस फॉर्मूले की बात हो रही है वो फॉर्मूला यूज़ करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टी। जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पुटअप करो, जो नहीं दिया वो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। बट अगर आपको उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर ये फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आप लोगों को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। अच्छा ठीक है, अभी एक लैडर वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने एक क्यूब कर लिया, कई बार एक स्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको स्फेयर जो आप पढ़े हो इन द 10th, उसके वॉल्यूम का, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने क्यूब के यूज़ किए वैसे भी यूज़ करेगा। एक इसमें लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं। सो लेटर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल को काम करते हैं। तो लेटर जो अभी मैं बताऊंगी करके, तो लेटर जब लगता है वॉल को तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म लेता है, जहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, फिर एक क्यूब मैंने ले लिया, उसके पहले एक नॉर्मल ले लिया। तो ऐसे कुछ ही टाइप के क्वेश्चन है जो रिपीटेडली होते हैं। एक स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बबल शॉप के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वैसा कुछ रहेगा तो मैं वो भी ले लूँगी। अभी ये अभी मैं रब कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं समझे बच्चों तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज़ का ऐसा आता है कि ये नहीं समझ रहा है या ये कैसे हुआ, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट तो मैं अनदर लेक्चर में भी अगर आप ऐसा कुछ डालते हैं रिक्वायरमेंट तो मैं फुलफिल कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक लेटर वाला क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक स्फेरिकल बैलून वाला क्वेश्चन मैं ले लूँगी। क्वेश्चन रीड करती हूँ बच्चों में। ये दिया है, लैडर 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल विद द लोअर एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ समझो आप, जब वॉल को कोई लैडर लगती है तो इन जनरल भी बच्चों आपको पता है कि वो लैडर हमेशा, जैसे ये वॉल हो गई, ये ऐसे ही लगेगी ना। ये हमारी वॉल हो गई वर्टिकल और ये हमारी लैडर हो गई। लैडर जो लगती है वॉल को वो हमेशा ऐसे स्लाइंट होके लगती है ना। सो ये मेरी लैडर लग गई। तो उसने बोला है लैडर 10 मीटर लॉन्ग, तो मतलब इसका कितना है, लेंथ इज 10 मीटर। 10 मीटर लॉन्ग का एक लैडर है जो रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद द लोअर एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये इसका लोअर एंड है जो ये आपके हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज पुल अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ
3 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से अगर ये वाला एंड अगर आप पुल करते हो, समझो ये लैडर खड़ी है, इमेजिन ये लैडर है, यहाँ से आप उसका ये वाला एंड लेके पुल करते हो तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा भाई। अभी यहाँ तक है लैडर का एंड, जब पुल करोगे तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा। तो वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो उन्होंने दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। तो समझो अगर ये डिस्टेंस में x लेती हूँ तो वो चेंज किस में आ रहा है, x में आ रहा है। दैट मीन्स dx/dt इज 3 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। अब एक और चीज आती है इसमें, अगर मैं लैडर को यहाँ से पुल कर रही हूँ तो इसका अपर एंड भी नीचे आएगा ना भाई। लैडर तो उतना ही है ना, अगर मैं यहाँ से पुल कर दूंगी तो डेफिनेटली वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा या वॉटएवर जहाँ भी जाएगा, तो वो यहाँ से नीचे आएगा, डिक्रीज होगा। तो उसके बारे में उसने कुछ बोला है कि लेट्स सी, द लोअर एंड ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 3 meter per second. The height of the upper end while it is decreasing at the rate of 4 meter per second. तो decreasing क्यों बोला बच्चे इसने, क्योंकि वो नीचे आ रहा है। मैंने आपको बताया अभी कि जब हम यहाँ से पुल करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये हाइट इसका डिक्रीज हो रहा है। तो समझो अगर ये मैं हाइट जो है ये y अगर लेती हूँ तो मेरा dy/dt दिया है 4, बट आई कैन राइट -4 क्योंकि वो डिक्रीज में जा रहा है। करेक्ट। तो ये मेरा डेटा हो गया, ये आपको यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन, मतलब पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ये x लिया, ज़रूरी नहीं आप इसको x ही लो, आप इसको x इसको y लोगे तो ये चेंज फिर dy/dt हो जाएगा और ये चेंज फिर dx/dt इज इक्वल टू -4 हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई वो साइन उसको डिफेंड करता है। ओके, सो अभी इसमें करना क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉल्स को अगर ये लगाए तो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्योंकि ग्राउंड को वॉल से वर्टिकल होता है। तो ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं वही लगा सकती हूँ। तो अगर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ सो इक्वेशन फॉर्म विल बी x² + y² = 100, क्योंकि ये 10 है तो 10 का स्क्वायर इज 100। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैं कब यूज़ करूँगी, सीधा सा है बच्चों, अगर इन्फॉर्मेशन दिया है तो यूज़ तो करना है ना उसको। तो आप ये इन्फॉर्मेशन कब यूज़ करोगे, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको 100 का कितना हो जाएगा बच्चों, आपके 100 का डिफ्रेंशिएशन विल बी 0। सो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया dx/dt प्लस y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिलेशन आ गया बच्चों, dx/dt प्लस y इंटू dy/dt इज इक्वल टू 0। dx/dt और dy/dt दोनों का वैल्यू हमें पता है तो दोनों वैल्यूज हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। x इंटू dx/dt इज 3 प्लस y इंटू dy/dt इज -4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल सकती हूँ। x का वैल्यू कितना आ गया 4, ये -4 हो जाएगा प्लस 4y/3। ये मेरे x का वैल्यू आ गया। उसने मुझसे क्या पूछा इस पे, ये इन द टर्म्स ऑफ y आया मेरा। उसने मुझे पूछा है द हाइट ऑफ द अपर एंड वाइल इट डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ अच्छा, उसने मुझे पूछा है कि वो हाइट जहाँ से वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब आपको y का वैल्यू पूछा है उसने। तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपके पास एक रिलेशन है x² + y² = 100, तो पाइथागोरस थ्योरम में x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गया, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो ये हो जाएगा 16y² प्लस y² इज इक्वल टू 100। 16 9 ये हो जाएगा 25y² इज इक्वल टू 900, देन y² इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 25 एंड y का वैल्यू आ गया आपके पास में 30/5 दैट इज 6। तो y का वैल्यू आ गया बच्चों 6 मीटर, जो कि आपको पूछा था कि वो वॉल का हाइट पे कितना होगा जहाँ से वो डिक्रीज, द हाइट ऑफ द अपर एंड, द हाइट ऑफ द अपर एंड, अपर एंड मतलब यहाँ तक, ये पूरा आपको पूछा है। तो दैट मीन्स y, सो y इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये हमारा इसका हाइट आ गया है। अंडरस्टूड। तो एक टाइप ये होता है और वो लेटर पे ये पूछता है मोस्टली, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल करना है
तो वो लैडर पे ही पूछेगा, लैडर अगेंस्ट होगा तो ऐसा मतलब मोस्टली 99%। तो बस इसमें ध्यान रखना कि जो इन्फॉर्मेशन दे वो लिखो ध्यान से, समझ के कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ से क्या पुल हो रहा है, कहाँ से क्या डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड देन पाइथागोरस थ्योरम ही मेरे पास में, उसी को लगा के आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं, देन सॉल्व। ओके ओके, अभी नेक्स्ट मैंने आपको बोला जैसे कि आपको एक स्फेरिकल का भी आता है। लेट मी चेक, स्फेरिकल का कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा डेफिनेटली। हाँ, ये आया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैं रब कर दूँ बच्चों। और ये सभी क्वेश्चंस इन द कंपटीशन आए हुए हैं सीईटी वगैरह में मोस्टली। ओके, अब ये क्वेश्चन, अब स्फेरिकल बॉल पे क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज चेंजिंग। तो वॉल्यूम बोला है, फिगर कैसे यूज हो रहा है, स्फेयर, तो जो फॉर्मूले लगेंगे वो स्फेयर के लगेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, पहले तो वॉल्यूम में चेंज बोला है तो वो मैं लिख लेती हूँ, पहले डेटा लिख लेती हूँ। सो उसने बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc पर सेकेंड। तो ये दिया है 4 पाई cc पर सेकेंड। देन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया व्हेन द वॉल्यूम इज 288 पाई, मतलब वॉल्यूम दिया है 288 पाई cc, और पूछा क्या है, देन द रेट ऑफ द चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि आपको पूछा है ds/dt, उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा वो आपको पूछा है। फाइन। सो अभी जैसे मैंने हर क्वेश्चन में आपको बोला dv/dt दिया है, मतलब डेफिनेटली सी बात है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर तो यूज होने वाला है। फिर आपको ds/dt पूछा है, मतलब डेफिनेटली से आपको सरफेस एरिया ऑफ द वो क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यूज होगा, तभी वहाँ से आपको ds/dt निकलने वाला है। तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, r इज द रेडियस, जिसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, जबकि रेडियस तो मुझे लगने वाली है। सो उसके लिए आपको दिया है v, आपको वॉल्यूम दिया है, तो मैं यहाँ से रेडियस निकाल सकती हूँ। तो पहले मैं वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद अपन यूज करेंगे, या फिर मैं डायरेक्टली एक काम करती हूँ, नहीं वो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम तो मुझे चाहिए, पहले रेडियस तो चाहिए। तो ठीक है, पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 28 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, पाई पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा। सो r क्यूब इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा 72, तो r क्यूब इज इक्वल टू 72 इंटू 3। सो मेरा r कितना आ गया, सो मेरा r आ गया बच्चों 4 आता है कि 6 आता है, 6 आएगा। 4 का क्यूब तो 64 आता है, 6 का क्यूब इज 216, करेक्ट। सो मेरा रेडियस आ गया 6, ठीक है। सो अभी आप इसको यहाँ पे, मैं इसको इधर के इधर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देती हूँ क्योंकि मुझे dv/dt का इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है। एक छोटा सा ट्रिक है, समझ लो, यूज ही करना है, दिया है तो फिर, नहीं तो क्योंकि एक्चुअल रीज़न क्या है, यहाँ से मुझे dr/dt मिलेगा और वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फिर, क्योंकि ds/dt निकालने के लिए। सो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपके वॉल्यूम वाले फॉर्मूले को, तो dv/dt इज इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, पाई कॉन्स्टेंट एज इट इज, r क्यूब डिफरेंशिएशन इज 3r² इंटू dr/dt। ये 3 मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। देन dv/dt का वैल्यू मुझे दिया है 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई इंटू r² इंटू dr/dt। 4 पाई से 4 पाई पूरा मेरा कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू r² इंटू dr/dt। r का वैल्यू मेरा आया 6, तो ये हो गया 1/36 इज इक्वल टू dr/dt। मेरे पास dr/dt का वैल्यू आ गया। देन मुझे पूछा क्या है ds/dt, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, उसमें चेंज पूछा है, तो मतलब आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज 4 पाई r², ठीक। सो मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूँगी, ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई एज इट इज 2r इंटू dr/dt। देन ds, अब सबका वैल्यूज मेरे पास है ऑलरेडी, 4 पाई 2r, r का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला है 6, और dr/dt उसका वैल्यू भी मैंने निकाला है 1/36, तो 6 6 36, 2 3 6। सो ds/dt इज 4 पाई अपॉन 3। अब लेट मी चेक कि ऑप्शन में क्या है 4 पाई/3, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है, एंड आंसर विल बी
करेक्ट है, ए ऑप्शन है 4π/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस एरिया है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन आपके स्फीयर के ऊपर था। सो आज मैंने आप बच्चों आपको 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। एक नॉर्मल कर्व के ऊपर, उसका मेरा सिर्फ रीज़न यही था कि आपको समझ में आए वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और वो कोऑर्डिनेट के ऊपर भी बोलता है तो फिर वही कॉन्सेप्ट वही लेना है एज फार एज उसने बोला था एक्स कोऑर्डिनेट का, तो dx/dt। देन एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लैडर वाला, जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपका क्यूब के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपका स्फीयर के ऊपर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन सर्किल पे भी आता है, वो भी रहता है अगर वो है तो। ऐसे तो सभी पे आता है, मतलब कुछ भी फिगर आ सकता है आपको। सो आप एक बार चेकआउट करें इतना सीखने के बाद कि आपको क्या समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है बच्चों आपको, जो ट्रिक्स मतलब जो अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया है, क्योंकि आई ट्राई कि आपको अंडरस्टैंड हो कॉन्सेप्ट्स। सो जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है, ये लास्ट वीडियो और ये वीडियो मिला के एक साथ देखोगे ना, तो आपको पूरा क्लियर होगा रेट ऑफ मेजर का कॉन्सेप्ट। उसमें आपको थ्योरी मैंने बताया है, और इसमें वही थ्योरी जो मैंने वहाँ पे बताई वो अप्लाई करके दिखाया। सो यहाँ से आपको अगर कुछ भी डाउट्स आता है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कोई क्वेश्चंस नहीं क्लियर हुआ है, अदर देन इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ना कि आपको समझ में आ रहा है, आप लाइक कर रहे हो। ओके, सो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ बच्चों। आई थिंक मुझे जो सिखाना था वो मैंने इस पर सिखाया है, बाकी आपका प्रैक्टिस है। आपको प्रैक्टिस के बाद जो भी डाउट्स है कहीं से भी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो बाय।